नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप सब देख रहे हैं आरडीएफ सर यूट्यूब चैनल। आप सबका इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, आज की जो वीडियो है वह कौन होनार करोड़पति के संदर्भ में ही है, जो सोनी मराठी का शो है। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर उठ सकता है कि भाई, कौन होनार करोड़पति के रजिस्ट्रेशन के लिए 23 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 तक कुल 14 प्रश्न पूछे जाने वाले थे, जो कि पूछे जा चुके हैं। तो अब ये वीडियो किस लिए है? तो दोस्तों, जब हम प्रश्नों पर वीडियो बना रहे थे, तभी आप में से काफ़ी सारे जो दर्शक हैं, वह हमें कमेंट के माध्यम से पूछ रहे थे कि सर, आईवीआर कॉल आने कब से शुरू होंगे और आईवीआर कॉल पर कुछ बताओ, कुछ वीडियो बनाइए। और मैंने उनको कमेंट में ही एक प्रोबेबली मैंने एक डेट दिया था कि प्रोबेबली 10 मार्च से शुरू हो जाएंगे करके। और उस वक्त मैंने टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ा हुआ नहीं था। और वो मैं किस आधार पर बोल रहा था, तो जब से 23 फरवरी को पहला रजिस्ट्रेशन का जब क्वेश्चन हुआ, उसमें रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आया हुआ था कि 15 दिन में आपको कॉल आएगा अगर शॉर्टलिस्ट होते हैं तो उसके आधार पर मैंने एक अंदाज लगा के बोला था कि करीब 10 मार्च से जो आईवीआर कॉल है वो चालू हो जाएंगे। हालांकि टर्म्स एंड कंडीशंस में उसकी एक सेपरेट तारीख दी गई थी और वह तारीख थी वो संयोगवश 10 मार्च ही थी, पर मैंने देखा नहीं था। और वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। भी वहाँ पे लिखा हुआ था कि 10 मार्च और 11 मार्च यानी कि 2 दिन ही जो आईवीआर कॉल है फर्स्ट राउंड के वो आ जाएंगे। और इन तारीखों में बदलाव भी हो सकता है करके। तो उस हिसाब से तो आप जिन दर्शकों को नहीं पता, वो तो अब समझ जाएंगे कि भैया आज ही 10 मार्च है, तो आज से कॉल आने चालू हो जाएंगे करके। परंतु दोस्तों, वहीं पे टर्म्स एंड कंडीशंस में जहाँ पे 10 मार्च और 11 मार्च लिखा हुआ था, वहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई थी कि अगर प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा आती है या कोई अन्य कारण आ जाता है, तो हम तारीखों में बदलाव कर सकते हैं। और मैं दरअसल आज यही वीडियो जैसे अभी बना रहा हूँ, ये बनाने वाला था कि आज से कॉल आने चालू होने वाले हैं करके। परंतु ये कॉल सही में तारीखों में बदलाव हो गया और एक दिन पहले अर्थात 9 मार्च से ही, अर्थात कल से ही आईवीआर कॉल आने चालू हो गए। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हो। कल 9 मार्च 2022 से ही कौन होनार करोड़पति के तीसरे पर्व के लिए जो भी रजिस्ट्रेशन के बाद यानी कि मिस कॉल देकर या फिर एप्लीकेशन के माध्यम से जिन्होंने भी कम से कम एक प्रश्न का उत्तर दे दिया है या एक से ज़्यादा प्रश्नों का उत्तर दिया है, तो ऐसे प्रतिभागियों में जो भी शॉर्टलिस्ट हुई है पहले राउंड के लिए, उनको आईवीआर कॉल ऑलरेडी कल 9 मार्च से आने चालू हो गए हैं। और कल उसी के संदर्भ में ये पूरी जानकारी है। सॉरी, मैं ये वीडियो अभी आज 10 मार्च को दे रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। तो पर फिर भी आप लोगों को जो गाइडेंस चाहिए वो मेरे पिछले साल की वीडियो से मिल जाएगा और इस साल की जो अपडेट्स है वो ज़रूर मिल जाएगी। तो अब एक ही चीज़ बस इस वीडियो में आपके काम की नहीं आएंगी, और वो है कल जो पूछे गए प्रश्न है उनके उत्तर जो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ वो आज शायद काम में नहीं आएंगे, क्योंकि आज प्रश्न बदल जाएंगे जब आज नए प्रश्न आ जाएंगे। तो पर दोस्तों, पूरी प्रोसेस आपको ज़रूर समझ में आ जाएंगी, उसी के संदर्भ में आज की वीडियो है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। कल के जो 3 सवाल थे वो सिर्फ सवाल और उसके उत्तर ही नहीं, बल्कि उसकी जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी हमें मिल चुकी है। वो कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं इस वीडियो में आपको सुना दूंगा, तो जिससे आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगी प्रोसेस, और मैं वो बता भी दूंगा। तो आपको करना क्या है, सोनी मतलब वैसे तो बस आपको कॉल का इंतजार ही करना है, परंतु अगर आप टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना चाहो तो ऑब्वियसली सोनी लिव ऐप ओपन करना है। सोनी लिव एप्लीकेशन में सर्च बॉक्स में जाकर कोण होणार करोडपती सर्च करना है। अब यहाँ पे कोण होणार करोडपतीसाठी रजिस्टर करा करके एक बैनर आता था, रजिस्टर करण्यासाठी क्लिक करा, जो मैं इसके पहले बताता था। अभी वह बैनर नहीं दिखता, तो आपको फिर भी एक बैनर आता है जिसमें पिछले साल के जो पूरे सीजन के पिछले सीजन के जो एपिसोड्स हैं उन एपिसोड्स की वीडियोस है, उस बैनर पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपको रजिस्टर करने के लिए जो बैनर दिखेगा उसमें क्लिक करना है। आपको जैसा हमेशा आता था वैसा बैनर दिखाई देगा जो अभी दिख रहा है। तो अब इसमें हमको जो देखना है मेन चीज़ वो हम दिखाएंगे। मैं टी&सी पे जा रहा हूँ। टी&सी पे आप जब जाते हो तो अभी ये हमारे काम का नहीं है, मैं सिर्फ इस वीडियो को मैं सिर्फ वही चीज़ बताने वाला हूँ कि जो पहली पायरी और दूसरी पायरी है। अभी दोस्तों, पहली पायरी या फर्स्ट स्टेप जो थी रजिस्टर करने की, वह थी एप्लीकेशन के माध्यम से या फिर मिस कॉल के माध्यम से 23 फरवरी 2022 से लेकर 8 मार्च 2022 के बीच उत्तर देने वाली, जो कि हो चुकी है। तो हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम बात करेंगे सीधा
स्टेप 2 या पायरी दूसरी। ये देखिए दूसरी पायरी या फिर स्टेप 2 मराठी में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो और जिनको पढ़ने के बाद में समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं समझा भी रहा हूँ। यहाँ लिखा है, मैं हिंदी में सीधे-सीधे समझा दे रहा हूँ कि जो भी फर्स्ट स्टेप से यानी कि एसएमएस से सॉरी एप्लीकेशन के माध्यम से 14 प्रश्न जो गए हैं या फिर फ़ोन मतलब मिस कॉल के माध्यम से जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, उनमें से रैंडमली कुल पूरे के पूरे 14 प्रश्नों में से हर एक प्रश्न का उत्तर देने वाला एक मोबाइल नंबर से अगर आई हुई पहली एंट्री हर एक मोड से, यानी कि आप एप्लीकेशन के माध्यम से तो मैंने बताया भी था कि पूरे के पूरे 14 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हो और फ़ोन कॉल के माध्यम से एक प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता था कोई भी। तो एक मोबाइल नंबर से आया हुआ हर एक प्रश्न के लिए हर एक मोड के द्वारा पहला वैलिड आंसर जो है वो यहाँ पे कंसीडर किया गया है। मतलब अगर किसी कंटेस्टेंट ने एक पर्टिकुलर प्रश्न का फ़ोन से अर्थात फ़ोन कॉल के माध्यम से भी उत्तर दिया, पहला उत्तर वो भी कंसीडर हो गया और उसके बाद उसी प्रश्न का उत्तर मान लो उसने एप्लीकेशन के माध्यम से भी दिया हो तो उसका वो भी उत्तर कंसीडर हो गया है। और उसके बाद में तो वो फ़ोन के माध्यम से कर नहीं सकता क्योंकि फ़ोन के माध्यम से 14 में से एक ही उत्तर दिया जा सकता था। अब वही नंबर से उसके बाद फिर से एप्लीकेशन के माध्यम से अगर अगले प्रश्न में उसने दिया होगा तो उसको भी कंसीडर किया गया है। तो इस तरीके से यह पूरा कंसिडरेशन चला है और उन आई हुई वैलिड एंट्रीज में से रैंडम तरीके से 12,000 मोबाइल नंबर्स शॉर्टलिस्ट कर दिए गए हैं जिनको अभी ये आईवीआर कॉल आ रहे हैं। तो ये वही चीज़ बता रही है पहले पॅराग्राफ में। या बोला भी आहे की एकाच दूरध्वनी या भ्रमणध्वनी क्रमांकावरून मिळालेल्या अनेक प्रवेशांना संगणक प्रणालीद्वारे क्रमरहित पद्धतीने विचारात घेतले जाईल। क्रमरहित मतलब रैंडम तरीके से। अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से अगर एक से ज़्यादा एंट्रीज अगर आपने करी हो और पूरे के पूरे वैलिड है तो भी उस नंबर को कंसीडर कर लिया जाएगा, पर किसी भी एक ही प्रश्न के लिए कंसीडर किया जाएगा। फिर आगे बोल रहा है कि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है 23 फरवरी से लेकर तो 8 मार्च 2022 तक, इस बीच में जितने भी एंट्रीज आई है सबका विचार यहाँ पे किया गया है ये लिस्ट बनाने के लिए, शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। और उनकी जो लिस्ट है वो एक रिजर्वेशन क्राइटेरिया जो भी पहले से फिक्स है उसी के आधार पर वो पूरा क्राइटेरिया बना हुआ है रिजर्वेशन का और उसी के आधार पर वही उसी के तहत जो भी शॉर्ट लिस्टेड नंबर है उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर मान लो रैंडम तरीके से जो भी शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे हैं नंबर अगर उसमें जितने चाहिए उतने नंबर अगर ना मिले 12,000 एंट्री का चयन करना था, अगर 12,000 एंट्री नहीं होती है सपोज तो फिर वो बोले कि हम अपने विवेक का आधार करके विचार अपने विवेक के विचार पर करके हम किसी को भी शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं, हमारे मर्जी से कंपनी कर सकती है करके बता रही है, परंतु उसकी ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। अब जो वैलिड एंट्रीज आएगी और जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड रहेगा 10 मार्च 2022 से लेकर 11 मार्च 2022 को अर्थात आज और कल उनको कॉल किए जाने वाले थे, यही आईवीआर कॉल। परंतु जैसा कि मैं बता चुका हूँ शॉर्ट लिस्टेड नंबर को जो आज और कल कॉल आने वाले थे वो ऑलरेडी एक दिन पहले ही अर्थात कल से ही चालू हो गए हैं। तो अब 9 तारीख क्योंकि कॉल जा चुके हैं, 10 तारीख अर्थात 2 दिन में ये कॉल होने वाले थे, हो सकता है 11 तक भी चले या हो सकता है उसके बाद भी चले। फिर आगे बोल रहा है की प्रत्यक्ष परिस्थिती, प्रवेश संख्या, तांत्रिक अडचणी, हाताबाहेरील कारणे इत्यादीमुळे वेळापत्रकात बदल होऊ शकतो और शायद वो बदल हो भी गया है क्योंकि 10 से जो कॉल चालू होने वाले थे अर्थात आज से जो होना चाहिए था वो ऑलरेडी कल से ही चालू हो गए हैं। फिर यह बोला है कि जो कॉलबैक आपको आएगा आईवीआर कॉल अगर वो किसी कारणवश सफल नहीं हुआ तो चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा या कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी। जैसे कि वो कारण भी है कि लाइन बिजी है, नेटवर्क सही नहीं है, कि आंसर फ़ोन ही नहीं उठाए या फिर आवाज़ सही नहीं आ रहा या फिर फ़ोन नंबर बिजी आ रहा है, कॉन्टैक्ट ही बीच में टूट गया या इनने कोई भी कारण जिससे बातचीत बराबर हो नहीं रही। यहाँ पे बातचीत तो होती नहीं क्योंकि आईवीआर कॉल है तो वन वे कम्युनिकेशन है, आपको सिर्फ मोबाइल नंबर मतलब डायल पैड्स के जरिए आपको रिप्लाई करना है, बाकी पूरी प्रोसेस जो भी आवाज़ आपको आनी है वो सिर्फ इनकमिंग आवाज़ आएगी। परंतु किसी भी कारणवश अगर आपका कॉल सफल नहीं होता तो उसमें कंपनी या फिर चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा। और एक्चुअली मुझे भी कॉल आया हुआ था पर वो मैं खुद भी रिसीव नहीं कर पाया हूँ, बट कोई दिक्कत नहीं है। पर आप लोग ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि काफ़ी सारे लोग बहुत ही शिद्दत से इस शो के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपको कॉल आती है तो आप कॉल ज़रूर उठाइए। और अगर मान लो पहली बार में कॉल नहीं उठाए तो 30-30 मिनट के फ़र्क में और 2 बार यानी कि कुल एक नंबर पर 3 बार
कॉल किया जा सकता है 30-30 मिनट के अंतराल में। अगर किसी कारणवश कॉल रिसीव नहीं किया जाता है तो कॉल रिसीव हो जाता है फिर डिस्कनेक्ट होता है तो आइसोम को बाद में 30 मिनट के बाद कॉल किया जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पर अगर कॉल रिसीव ही नहीं होता तो 30-30 मिनट के अंतराल में 3 बार कॉल आती है। उसके बाद भी अगर कोई कॉल रिसीव नहीं करता तो उसको कॉल नहीं किया जाएगा करके यहाँ पे लिखा गया है। हालांकि उनको भी फिर से कॉल आ सकता है क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स हमने पिछले साल देखे हैं। अब आ रहे हैं यहाँ पे अगले पॉईंट में, पहिल्या फेरी कालावधीत निवड झालेल्या नोंदणीकृत उमेदवाराला परतीच्या दूरध्वनी IVR द्वारे कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदणीकृत क्रमांकावर 10 मार्च 2022 ते 11 मार्च 2021 लिखा, ये गलत है, 22 या कालावधित केला जाएगा। अर्थात वही बात हो गई जो मैंने अभी बताया। फिर बोल रहा है IVR जो कॉल आएगा जिसके बारे में हम पूरी ये वीडियो बना रहे हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपने जिस नंबर से कॉल किया है या आपने जिस नंबर से एंट्री करके एप्लीकेशन से उत्तर दिए हो उस मोबाइल नंबर का अगर शॉर्टलिस्ट में नाम नंबर मेंशन है तो उस नंबर पर कॉल आएगा। और जैसा मैंने बताया अगर रिसीव नहीं करे या कुछ हो गया तो नॉट रीचेबल आया या कुछ भी हुआ तो 30 मिनट के भीतर में फिर से ट्राई किया जाएगा। दूसरा है, अगर आप कॉल उठाते हैं तो सबसे पहले तो IVR आपका स्वागत करेगा, नमस्कार बोलेगा और बताएगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि ये कॉल जो है कौन होनार करोड़पति की तरफ से है। और फिर आपको लैंग्वेज का चयन करने बोलेगा, मराठी के लिए 1, अंग्रेजी के लिए 2। और यहाँ पे ध्यान जरूर देना है, ये बेसिक सी चीज़ है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, गलती से गलत नंबर दबाना नहीं है। क्योंकि आप गलती से ऐसी लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो, मतलब आप मराठी भाषिक हो और आपको अंग्रेजी नहीं आती और मान लो आप इंग्लिश सिलेक्ट करते हो 2 नंबर दबाकर, तो इसमें दिक्कत ये हो जाएगी कि पूरा का पूरा कॉल फिर आगे इंग्लिश में आएगा और आपको अगर अंग्रेजी नहीं समझती तो दिक्कत हो जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी शायद हो सकता है अंग्रेजी में पूछें। तो करके आप सेम चीज़ उल्टा भी हो सकती है, आपको इंग्लिश ज़्यादा कंफर्टेबल है, मराठी में उतनी दिक्कत है, तो आपको मराठी चुनना नहीं है, फिर अंग्रेजी चुनना है। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो वही लैंग्वेज में आगे कॉल कंटिन्यू होने वाला है करके आपको लैंग्वेज का सही चयन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने मुझे फिर कॉल करके बताए थे कि सर हमने गलत लैंग्वेज दबा दिया, फिर आगे उसी लैंग्वेज में कॉल चला और उसके वजह से फिर हमको सवाल ही समझ में नहीं आया। तो ऐसी गलती इस बार ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे अगर हम बात करें तो फिर अगला आपको एक बोला जाता है की नोंदणी करणाऱ्या उमेदवारास विचारले जाईल की त्याने किंवा तिने KHC कार्यक्रमासाठी नोंदणी केलेली आहे किंवा नहीं। अर्थात आपको पूछा जाएगा कि क्या आपने कौन होनार करोड़पति के लिए रजिस्ट्रेशन किया है या नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको हाँ सिलेक्ट करना है, अर्थात 1 नंबर दबाना है, ध्यान रखना है आपको। क्योंकि गलती से भी अगर आप यहाँ पे 2 नंबर एंटर करते हो, नहीं सिलेक्ट करते हो, तो इसका मतलब है कि आप खुद बता रहे हो कि भैया हमने आपके शो के लिए रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है। इसका मतलब आपने भले ही किया होगा पर आप खुद बता रहे हो वहाँ पे कि हमने रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो फिर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वहीं से आपकी पूरी एंट्री हो जाएगी ख़त्म। तो करके अगर आपका फ़ोन मतलब आपने अपने पास रखिएगा और मान लीजिए आपने घर के अन्य सदस्य के फ़ोन से अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको भी समझा दीजिएगा ये पूरी बात कि अगर वो कॉल रिसीव करते हैं किसी कारणवश, जैसे कि मेरा भी कॉल जो मैंने बताया आया हुआ था 3 बार और वो मैं रिसीव नहीं कर पाया करके किसी कारणवश, वो मेरे नंबर पे नहीं आया था, मैंने और एक नंबर से रजिस्ट्रेशन किया था, उस नंबर पर आ गया था। तो वो खैर बिजी होने की वजह से रिसीव नहीं कर पाए और अगर रिसीव करते भी तो शायद वो रिप्लाई नहीं दिवाते। तो करके आप उनको मैं बता रहा हूँ कि सभी को ये प्रोसेस बता दीजिए कि अगर कॉल आता है तो रिसीव करें और किस वक्त क्या नंबर दबाना है, कौन से प्रश्न में क्या दबाना है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी है। तो यहाँ पे आपको यस सिलेक्ट करना है, कौन होनार करोड़पति में रजिस्ट्रेशन किया है वाला नंबर सिलेक्ट करना है। अगर आप नहीं सिलेक्ट करते हो तो जैसा मैं बता चुका हूँ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आप एलिजिबल नहीं है बोलकर और आप डिस्कनेक्ट हो जाओगे वहाँ से। तो आपको अगर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, डिस्क्वालीफाई अगर नहीं होना है तो यहाँ पे हाँ सिलेक्ट करना है। इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं वहाँ पे नहीं सिलेक्ट करना है, वो भी बताने वाला हूँ। फिर आगे का आपको सवाल पूछता है कि अगर आप जो नोंदणी करू इच्छिणारा उम्मीदवार है, मराठी में ये लिखा है, तो जो भी मतलब एंट्री लेना चाह रहा है उनकी 23 फरवरी 2022 को कितनी उम्र है पूरे साल में। अगर मान लो आपकी उम्र 25 साल 11 महीने है तो आपको आपका डायल पैड वहाँ पे ऑन करना है। जैसे ऑब्वियसली आपको जब नंबर सिलेक्ट करना है तो डायल पैड को ओपन करना पड़ेगा, तभी आप नंबर सिलेक्ट कर पाओगे। तो वहाँ पे आपको आपकी पूरी उम्र एंटर करनी है, जैसे 25 साल 11 महीने भी है तो 25 साल एंटर करना होगा
और 26 साल 1 दिन भी है तो 26 साल एंटर करना पड़ेगा। अर्थात जितनी उम्र पूरी है वो आपको एंटर करना है। और ये उम्र यहाँ पे और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वही उम्र आपको एंटर करनी है जितनी आपने रजिस्टर करते वक्त एप्लीकेशन के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से, इसके पहले जब आपने अगर रजिस्ट्रेशन किए होंगे तब जो उम्र एंटर किए होंगे वही उम्र यहाँ पे दर्ज करनी है। फिर आपको आपका जेंडर पूछा जाएगा। अगर आप मेल है तो 1 दबाइए, फीमेल है तो 2 दबाइए और अन्य है तो 3 दबाइए। आपको जो भी लागू है और जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त चुने हो वही नंबर एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे पूछता है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्या आपने इसके पहले कौन होनार करोड़पति के कार्यक्रम में हॉट सीट तक पहुंचे हो क्या आप? तो अगर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये KHC बोला है। KHC का मतलब ही है कौन होनार करोड़पति। कौन होनार करोड़पति यानी कि मराठी KBC के हॉट सीट तक आप पहुंचे हो क्या बोल रहा है। ये फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की बात नहीं कर रहा है, ध्यान दीजिए। ये सीधे सीधे बोल रहा है कि आप हॉट सीट तक पहुंचे हो क्या। अगर आप कौन होनार करोड़पति के हॉट सीट तक पहुंचे हो, फिर आप रकम जीते हो नहीं जीते हो उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में पहुंचे हो और वहां से डिस्क्वालीफाई हुए हो तो भी आप आई थिंक एलिजिबल होंगे, शायद आगे वो आएगा भी। पर अगर आप फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक सॉरी हॉट सीट तक अगर पहुंच गए हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। और आपको यहाँ पे गलत जानकारी भी नहीं देना है। अर्थात सीधी सी बात है, जो लोग इसके पहले कौन होनार करोड़पति की हॉट सीट पर जा चुके हैं वो लोग इस सीजन में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो एलिजिबल नहीं रहेंगे। अगर बाय मिस्टेक उनका नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ होगा तो भी, या वो अन्य नंबर से अगर रजिस्टर कर रहे होंगे और वो नंबर शॉर्टलिस्ट हुआ होगा, पर जो जाना चाहता है वह उम्मीदवार अगर हॉट सीट तक पहुंच चुका है तो भी वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे जो भी सही नंबर है वही एंटर करना है। पर ध्यान रखिए, बाय मिस्टेक आपको गलत चयन नहीं करना है। यहाँ पे आपको हाँ सिलेक्ट नहीं करना है, 1 नंबर नहीं दबाना है, 2 नंबर दबाना है। 2 नंबर का मतलब हो जाएगा कि नहीं, मैंने अब तक इस शो के हॉट सीट तक नहीं पहुंचा हूँ, तो आपको ये फिर आगे प्रोसेस करने देंगे। फिर आता है IVR कॉल, जो है आपको जनरल नॉलेज बेस्ड 3 सवाल पूछता है। अब यहाँ पे एक सवाल और था जो यहाँ पे पूछा नहीं गया है, हालांकि यही चीज़ क्या बोल सकते हैं, जो IVR कॉल बजा उसमें जरूर मेंशन थी कि आपने कोई प्रादेशिक या फिर कौन बनेगा करोड़पति अर्थात हिंदी शो जो है उसके फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक गए हो क्या करके भी पूछता है। अगर वहां तक गए हो पूछता है तो उसमें भी आपको जो भी लागू है वही ऑप्शन का चयन करना है। गलती से 2 नंबर आप दबा देते हो कि मैं सॉरी गलती से 1 नंबर दबाते हो कि मैं पहुंच गया हूँ तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो सही नंबर का चयन करना है। फिर आपको जनरल नॉलेज बेस्ड 3 प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। ये 3 प्रश्न जो पूछे जाएंगे उसके साथ 4 ऑप्शन, पहले प्रश्न में के साथ 4 ऑप्शन रहेंगे, दूसरे प्रश्न के साथ 4 ऑप्शन रहेंगे और तीसरा जो प्रश्न है उसमें ऑप्शन नहीं रहेंगे बल्कि उसका एक यहाँ पे नमूना बताया रहा है। और जो पिछले साल हमारी वीडियो देख चुके हैं, पिछले साल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में भाग ले चुके हैं, उनको पता होगा कि एक नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर भी पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो एक प्रश्न पूछा जाएगा। आज का प्रश्न में प्रश्न भी बता दे रहा हूँ। आज प्रश्न पूछा गया था कि मराठी में प्रश्न था, पौराणिक कथे अनुसार कोणत्या राजाने सर्प विनाशासाठी अर्थात सापांच्या विनाशासाठी यज्ञ केला होता। और उसके साथ 4 ऑप्शन थे, एक था परीक्षित, दूसरा था दिलीप, तीसरा ऑप्शन था सुकेतु और चौथा ऑप्शन जन्मेजय था। और सही उत्तर जो है दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन डी, जन्मेजय। अर्थात आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 सिलेक्ट करना था, जिन्होंने भी कल 9 मार्च 2022 को कॉल रिसीव किया है और जिनको भी यह सवाल पूछा गया है। तो उस पहले प्रश्न का उत्तर था जन्मेजय। जिन्होंने भी 4 नंबर दबाया है उनका उत्तर सही है। और यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, आपको यहाँ पे सिर्फ उत्तर सिलेक्ट नहीं करना है, उत्तर सिलेक्ट करने के बाद स्टार की या फिर हैश की, दोनों बटन भी नहीं, एक तो स्टार नहीं तो हैश, ये बटन एंटर करनी है। क्योंकि आपको पता होगा जब हम प्ले अलॉन्ग खेलते हैं या जब हॉट सीट पर कोई कंटेस्टेंट ओरिजिनली गेम प्ले करता है तो उसको सिर्फ उत्तर देना नहीं होता, उस उत्तर को लॉक भी करना होता है। तो यहाँ पे आपको 4 नंबर दबाना है, यानी आपने उत्तर दे दिया और वो 4 नंबर को लॉक करने के लिए स्टार या फिर हैश, दो में से कोई भी एक बटन आपको प्रेस करनी है, इस बात का ध्यान रखिए। तो इसका उत्तर था पहले प्रश्न का 4, यानी कि जन्मेजय। फिर दूसरा प्रश्न ये पूछा गया था की खालीलपैकी कोणती खेळाडू पुलेला गोपीचंद यांची शिष्य आहे। अर्थात इनमें से कौन सी खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद इनकी शिष्या है। इसमें भी 4 ऑप्शन थे। ऑप्शन 1 था सानिया मिर्जा, ऑप्शन 2 था साइना नेहवाल, ऑप्शन 3 था दीपिका कुमारी और ऑप्शन 4 था MC मेरी कॉम। दोस्तों इनमें से अगर किसी को
पुलेला गोपीचंद जी कौन सा खेल खेलते हैं इतनी भी जानकारी पता होगी तो इस प्रश्न का उत्तर मुझे लगता है बहुत ही आसान होगा। एक्चुअल देखा जाए तो इन्होंने ऑप्शन इतने सरल देने नहीं चाहिए थे इस प्रश्न में, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पुलेला गोपीचंद जो गेम खेलते हैं वही गेम से संबंधित अगर चारों के चारों खिलाड़ियों के नाम रहते तो शायद ये उत्तर ज़्यादा लोगों का गलत भी हो सकता था एक आध बार। परंतु यहाँ पे पुलेला गोपीचंद के खेल से संबंधित सिर्फ एक ही नाम है, बाकी के 3 खिलाड़ी 3 अलग अलग खेलों के हैं। तो उसमें से कॉमन सेंस की बात है कि जो गेम पुलेला गोपीचंद खेलते हैं वही गेम के खिलाड़ी उनके शिष्य होगी। तो पुलेला गोपीचंद दोस्तों इनमें से बैडमिंटन प्लेयर है, भारत के रह चुके हैं। तो सही उत्तर होगा साइना नेहवाल, क्योंकि सानिया मिर्जा तो टेनिस प्लेयर है, दीपिका कुमारी तीरंदाज है अर्थात आर्चरी प्लेयर है, और एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग प्लेयर है। और दोस्तों इनके बारे में अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए ओलंपिक वगैरह के बारे में या मेडल्स के बारे में तो आपको एक वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, उसको भी देख लीजिएगा। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इसका उत्तर था साइना नेहवाल। इसका और ऑब्वियसली इसमें आपको प्रेस करना था 2 नंबर और उसके बाद स्टार सिलेक्ट करना था। मैं उत्तर के लिए जो भी नंबर बता रहा हूँ वो नंबर आपको हमेशा काम करेगा ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि कल प्रश्न बदल जाएंगे। कल ज़रूरी नहीं है कि पहले प्रश्न का उत्तर 4 नंबर पे हो और दूसरे का 2 नंबर पे ही हो। कल प्रश्न और ऑप्शंस बदल सकते हैं, तो इसलिए आपको जो प्रश्न पूछा गया है उस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। और कल जो भी उत्तर आपको मतलब प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी अगर आप IVR क्लिप मुझे भेज देते हो तो मैं कल के प्रश्नों के उत्तर भी आपको देने का पूरा प्रयास करूंगा। और दोस्तों हमारा उद्देश्य चीटिंग कराना बिल्कुल भी नहीं है, करके एक कारण वो भी है कि मैं वीडियो थोड़ी सी लेट भी बना रहा हूँ। यानी हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि आपको रेडीमेड आंसर दिया जाए और आप उसके माध्यम से पहुँच जाए। हमारा उद्देश्य बस आपको गाइड करना है कि प्रोसेस समझाई जाए, क्योंकि आपको आपके ज्ञान के आधार पर वहाँ पे पहुँचना है। आखिरी जो प्रश्न फिर पूछा गया था जैसा कि मैंने बताया ये नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पे लिखा भी है कि आपको जब प्रश्न पूछ जाए 2 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको पर्याय का चयन करना है, यानी कि विकल्पों का चयन करना है और जो भी विकल्प है वो नंबर दबा के आपको स्टार या फिर हैश एंटर करना है, जैसे कि मैंने अभी बताया था। उसके बाद में एक के बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा और एक चीज़ फिर उसके बाद ये होगी कि आपको तीसरा सवाल जो पूछा जाएगा वो वैकल्पिक नहीं रहेगा, वो रहेगा नियरेस्ट टू करेक्ट वाला, अर्थात उत्तराच्या जवळ जाणारा प्रश्न बोल रहा है मराठी में। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज लग रही होगी आपको, बट नियरेस्ट टू करेक्ट आंसर का ये प्रश्न है। एग्जाम्पल के लिए अगर बोला जाए तो आगरा से मुंबई की दूरी कितनी है, ये एक सवाल हो गया। तो आगरा से मुंबई की दूरी जिसको एग्जैक्ट पता है वो एग्जैक्ट दबाएगा, जिसको एग्जैक्ट नहीं पता है वो एक पर्टिकुलर कोई भी नंबर दबाएगा, जो भी नंबर दबाना है। तो इसमें फिर सबके उत्तर अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में जिसका उत्तर सबसे ज़्यादा करीब होगा, यानी सही उत्तर जो भी है उसके सबसे ज़्यादा करीब जिसका उत्तर होगा तो उसके चांसेस ज़्यादा है शॉर्ट लिस्ट होने के। आज का मतलब कल का 9 मार्च का जो नियरेस्ट टू करेक्ट वाला प्रश्न था वह था कि लता मंगेशकर यांना दादासाहेब फाळके पुरस्कार कोणत्या वर्षी देण्यात आला। या हिंदी में अगर बोले तो लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किस साल सम्मानित किया गया। अब इसकी में ऑप्शन है ही नहीं, तो ऑब्वियसली कोई 2000 दबा सकता है, कोई 1980 दबा सकता है, कोई 1989 दबा सकता है और कोई 1990 भी दबा सकता है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 1989, 1989। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर आधारित तो मैंने जब पिछले साल कौन होनार करोड़पति नहीं कौन बनेगा करोड़पति के शायद रजिस्ट्रेशन जब शुरू थे और रजनीकांत जी को जब दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, मेरे ख्याल से 68 पुरस्कार टोटल अब तक दिए गए हैं, शायद 68, और 68वां जो पुरस्कार है 2021 का वो दिया गया रजनीकांत जी को। देखिए मैं सिर्फ पूछे गए प्रश्न का उत्तर नहीं देता, मैं एक्स्ट्रा जानकारी भी साझा करता हूँ और इस पर भी आधारित दोस्तों प्रश्न बाद के IVR कॉल्स में आ चुके हैं पिछले साल, तो करके ये भी एक ज़रूरी जानकारी है, आपको ध्यान रखनी है। तो वो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पर बहुत सारी डिटेल कहानी मैं अपने क्या बोल सकते हैं चैनल पर एक बार वीडियो में बना चुका हूँ। आपको उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं देने का पूरा प्रयास करूँगा, आप एक बार चेक कर लीजिएगा या फिर आप सर्च करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपको प्रेस करना है और आप जो आंसर देंगे, अर्थात जैसे मैंने बताया इस प्रश्न का उत्तर 1989 था, उसको भी लॉक करने के लिए आपको स्टार या फिर हैश जरूर एंटर करना है, उसको भूलना नहीं है, अन्यथा आपका उत्तर सबमिट नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और ज़रूरी है कि अगर मान लो किसी को सवाल ही समझ नहीं आया या अगर मान लो किसी को सवाल समझा परंतु उत्तर देने में उसको थोड़ा सा समय लग रहा है तो और वो उत्तर दे ही नहीं पाया, तो उसका क्या।
क्योंकि एक के बाद एक प्रश्न पूछा जाएगा बोल रहा है। तो ऐसे में आईवीआर आपको जो एक प्रश्न पूछेगा उसका उत्तर देने के लिए आपको 4 सेकंड का समय देगा। 4 सेकंड के अंदर आपको रिस्पॉन्ड करना है, जो भी आपको उत्तर लगता है वो देना है, अर्थात आप चीटिंग वीटिंग कर नहीं सकते। और अगर मान लो कोई कंटेस्टेंट 4 सेकंड के अंदर उत्तर नहीं दे पाता है तो क्या होगा, तो आपको फिर से वही प्रश्न पूछा जाएगा, फिर और 4 सेकंड दिए जाएंगे और उस समय में उत्तर देना है। उसके बाद भी आप अगर आंसर नहीं देते तो फिर इसका मतलब होगा कि आप रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहते या आपको उत्तर नहीं आता, और उस कंडीशन में आपका कॉल हो जाएगा डिस्कनेक्ट, आप हो जाएंगे बाहर। अब दोस्तों मान लीजिए आपका उत्तर गलत हो गया तो फिर क्या? तो दोस्तों पिछले बार क्या हुआ था, अगर किसी का पहला ही उत्तर गलत हो गया तो कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा था, दूसरा प्रश्न उनको पूछा ही नहीं जा रहा था। अब इस बार क्या होता है पता नहीं, पर यहाँ पे मुझे इतना पता है कि पहले जो 2 प्रश्न है वही प्रश्नों का विचार किया जाने वाला है आपको अगले राउंड के लिए, अर्थात जीके टेस्ट जो है इसके बाद तीसरे राउंड में उसके लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए। अर्थात क्या है, फिर 3 प्रश्न पूछे क्यों गए हैं, आपके मन में सवाल आ सकता है। तो दोस्तों दरअसल पहले 2 प्रश्नों के उत्तर जो जिन्होंने दिए हैं उसी के आधार पर आगे के दौर के लिए कंटेस्टेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाने वाला है। पर अगर मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति बनती है कि दोनों मतलब एक ही सीट के लिए 2 अलग अलग नंबर का चयन हो जाता है पर्टिकुलर रिजर्वेशन क्राइटेरिया के अंदर, तो ऐसे समय में अगर पर्टिकुलर एक को चयन करना है तो फिर किसको करें? तो ऐसे वक्त में क्या होगा, जो तीसरा उत्तर है, तीसरा मतलब जिसका उत्तर मैनुअली एंटर करना है पर्टिकुलर नंबर से विदाउट ऑप्शन, जैसे आज के प्रश्न में मैंने बताया लता मंगेशकर जी को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब मिला, उत्तर है 1989। तो ऐसे समय में जिसने एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे एंटर किया है वो ज़्यादा सही होगा, उसका सिलेक्शन पहले आएगा। अगर कोई भी एग्जैक्ट आंसर वाला उनमें नहीं मिलता है तो फिर उनमें से किसका उत्तर एग्जैक्ट आंसर के सबसे नज़दीक है वो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। एक मान लो 1995 वाला है और एक 1990 वाला है, तो ऑब्वियसली 1989 की अगर उसको कंपेयर करें तो 1990 वाले का चांस लग जाएगा और 1900 मतलब 85 वाला या फिर 95 वाला बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से वो शॉर्टलिस्ट करते हैं। कहने का मतलब जो तीसरा प्रश्न है वो सिर्फ टाई ब्रेकर के रूप में कार्य करता है। तो आज भी कुछ लोगों के मुझे मतलब मैसेज आए कि सर हमारा तीसरा प्रश्न गलत हो गया, कुछ चांस है क्या? तो दोस्तों आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी किस्मत में है और अगर आपके रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आप अगर फिट बैठते हो तो आपका नंबर ज़रूर लगेगा, भले ही आपके 2 ही उत्तर सही हुए हो। किसी का एक ही उत्तर के बाद में भी नंबर लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और दोस्तों फिर इसके बाद क्या होगा, मान लीजिए आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है किसी कारणवश, तो जैसा कि मैं बता चुका हूँ आपको एक प्रश्न का मतलब प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछे जाने के बाद में उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 4 सेकंड का समय है। अगर आप 4 सेकंड में उत्तर नहीं देते हो तो आपको प्रश्न फिर से एक बार पूछा जाने वाला है। उसके बाद भी अगर आप उत्तर नहीं देते हो 4 सेकंड के अंदर तो फिर आपका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रश्न पूछे जाने के 4 सेकंड तक यानी 4 सेकंड के अंदर आपको आपका जो भी विकल्प है उस विकल्प का चयन करना है और स्टार या फिर हैश बटन एंटर करनी है। सेम चीज़ नियर टू करेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई होती है। अगर मान लीजिए आपका कॉल किसी भी कारणवश डिस्कनेक्ट हो जाता है या आपका कॉल आप रिसीव ही नहीं करते हो तो ऐसे समय में आपको 30 मिनट के अंतराल में फिर से एक बार ट्राई किया जाएगा और उसके बाद भी आप अगर ये नहीं कर पाते हो मतलब 2 बार ये होने वाला है, कुल 3 बार एक नंबर पे कॉल किया जा सकता है। उसके बाद भी अगर आप कॉल रिसीव नहीं करते हो तो आपको फिर कंपनी कांटेक्ट नहीं करेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। हालांकि और अगर उसके लिए आप कंपनी जिम्मेदार नहीं रहेगी, चैनल जिम्मेदार नहीं रहेगा, ये भी बोला गया है। हालांकि पिछले साल कुछ लोगों को 3 से ज़्यादा बार भी कॉल आए हैं, तो अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक चीज़ बोली जा सकती है कि उसके बाद भी चांसेस हो सकते हैं, बट इट डिपेंड्स ऑन योर लक। फिर से अगेन किस्मत पर ही निर्भर करता है। उसके बाद में फिर यहाँ पे आते हैं तीसरी पायरी और बाकी सब चीज़ें। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे दर्शक यह जानना चाहते हैं कि सर कॉल किस नंबर से आते हैं। तो दोस्तों मैं कॉल, क्योंकि जैसे शुरुआत में बता चुका हूँ कि अलग अलग नंबर से कॉल आते हैं, तो मैं एक पर्टिकुलर नंबर आपको नहीं बता पाऊँगा। और मेरे पास कुछ नंबर ज़रूर लिखे हुए हैं, 4 नंबर मेरे पास है, जिनमें से एक नंबर कन्फर्म है और एक नंबर ऐसा है कि जो कन्फर्म नहीं है, पर मुझे खुद उस नंबर से कॉल आया है और मुझे लगभग 99.99% ये लग रहा है कि ये कौन होनहार करोड़पति का ही कॉल है। तो मैं नंबर बता रहा हूँ, एक तो नंबर है +91 8071 990 055।
ये हमारे ही एक दर्शक को इस नंबर से कॉल आया था। अब वो स्वयं श्योर नहीं है कि ये केबीसी मतलब केबीसी मराठी का कॉल है या नहीं, पर जिस तरीके का ये कॉल आया उससे उनको लगता ज़रूर है और मुझे भी अब लग रहा है कि उन्हीं का नंबर होगा, क्योंकि इस नंबर ऐसे नंबर से या इस नंबर से उनको हमेशा कॉल नहीं आता। दूसरा एक नंबर है +914071317631 और एक नंबर जिससे मुझे खुद कॉल आया वो नंबर है +914071320671। दोस्तों, इसके पहले वाला और अभी वाला ये दोनों नंबर एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मैंने भी क्योंकि कॉल रिसीव नहीं किया तो मुझे भी नहीं पता कि वो केबीसी मराठी का ही कॉल था, पर जैसा कि मैंने अगेन वही बात बोलूँगा कि ऐसे नंबर से हमें हमेशा कॉल नहीं आते और आधे आधे घंटे के बीच में 3 बार ट्राई किया जाएगा, वो भी एक नियम है, उसका भी पालन किया गया है। तो उस सब चीज़ को देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो कॉल है या ये पक्का उन्हीं की तरफ से रहा होगा और करके ये जो दोनों नंबर है ये मुझे सही लग रहे हैं, उन्हीं के नंबर लग रहे हैं। और एक नंबर है जो कन्फर्म है और आप जो सुनना चाह रहे हो आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने बताया था कि मैं सुनाऊँगा इसी वीडियो में। तो वो जो आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग है वो मेरे ख्याल से शायद वो भी एक दर्शक के द्वारा ही भेजी गई आईवीआर कॉल रिकॉर्डिंग है। उसमें +915227184889 इस नंबर से कॉल आया हुआ था। तो ये नंबर तो पक्का उनका ऑफिशियल मतलब उनका नंबर ही है, क्योंकि वो कन्फर्म्ड नंबर है, तो इस नंबर से भी कॉल आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि सबके सब नंबर अलग-अलग नंबर से फ़ोन आ रहे हैं करके मैं एक ही नंबर पर्टिकुलर आप लिख के रखिए या याद रखिए, उससे कोई मतलब है नहीं। हालाँकि ज़्यादातर चांसेस है कि +9122 +9140 ऐसे नंबर से ज़्यादा कॉल आ सकते हैं। बाकी के नंबर से भी कॉल आने की संभावना नकारी नहीं जा सकती। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और फिर से अगेन बात बता रहा हूँ, अगर आप आधे घंटे के अंदर कॉल नहीं रिसीव कर पाते तो आपको फिर से कॉल किया जाएगा, फिर रिसीव नहीं करते तो फिर कॉल किया जाएगा, एक नंबर पर 3 बार। और उसके बाद भी अगर कॉल रिसीव नहीं कर पाते आप, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ, फिर से आपको ट्राई किया जा सकता है, पर मेरी तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी आप ये जो ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी बता रहा हूँ मैं आपको इधर, उस ईमेल आईडी पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर दीजिएगा और वो ईमेल आईडी है kbcmarathi@setindia.com। इस नंबर पे आप मेल ज़रूर कीजिएगा। आपका जो रजिस्टर्ड नंबर है जिस पर आपको कॉल आया था वो मेंशन कीजिए, आपका नाम वगैरह मेंशन कीजिए, जो भी जानकारी है एज, जेंडर, ये सब एंटर कीजिए और आपको कितने तारीख को कितने बजे कॉल आया था वो मेंशन कीजिए और साथ ही उनको स्क्रीनशॉट भी भेजिए, जो मिस कॉल वाला है उसको ज़रूर भेजिए। भले ही वो बोल रहे हैं कि हम कॉल फिर से नहीं करेंगे, पर ये अगर आप करते हैं तो चांसेस है कि उनको आप शायद आपको कॉल किया जाए, तो ये भी संभावना है। अब और एक बात आती है कि अब आगे का दौर क्या? तो आगे के दौर में ये हो सकता है दोस्तों, आगे के दौर के लिए वैसे देखा जाए तो वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जो तीसरा राउंड है, तीसरे राउंड में क्या होगा? अभी तो खैर राउंड दूसरा है ये वाला, दूसरी पायरी में आपको आईवीआर कॉल आ रहे हैं और यहाँ बोला है कि 12,000 लोगों को ही कॉल किया जाने वाला है, जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया हूँ। पर मुझे लग रहा है ये कहीं न कहीं कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न ज़रूर है। वो इसलिए क्योंकि इसके बाद क्या होता है, आईवीआर कॉल के बाद फिर से एक आईवीआर कॉल आता है और उस कॉल में सवाल वगैरह नहीं किए जाते। उस कॉल पे आपको फिर से जानकारी वेरीफ़ाई की जाती है और जानकारी वेरीफ़ाई करने के बाद आपको सीधा जीके टेस्ट के लिए, या जिसको दृक श्राव्य चाचनी बोल रहे हैं मराठी में, तो ऑडियो विजुअल टेस्ट, तो उसके लिए आपको इनवाइट किया जाता है। तो ये टेस्ट जो है दोस्तों ये थर्ड पायरी में रहती है, अर्थात सेकंड पायरी में आपको सिर्फ कॉल किया जाएगा बस और बताया जाएगा कि आपका थर्ड लेवल के लिए, यानी कि जो जीके टेस्ट है या दृक श्राव्य चाचनी है ऑडियो विजुअल टेस्ट, उसके लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तारीख वगैरह दी जाएगी आपकी जो भी तारीख को रहेगी, एप्लीकेशन के माध्यम से ये टेस्ट सॉल्व करनी है। तो अब वहाँ बोल रहा है कि ये जो कॉल है, जो आईवीआर कॉल, आप जब आपका कॉल जब सक्सेसफुली एंड होता है तो ये अभी वाला ये जो 3 क्वेश्चन वाला जो आईवीआर कॉल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस पर पूरी वीडियो है, उस कॉल के अंत में आपको बताया जाता है कि आपको अगर शॉर्टलिस्ट होते हो आगे के राउंड के लिए तो आपको अगले 10 दिन में बताया जाएगा करके। 9 तारीख से भी आप कंसीडर करोगे, 10 दिन तो होते हैं 19 दिन, परंतु दोस्तों ये टेस्ट ही 16 मार्च को होने वाली है। जैसा आप अगर देखेंगे तीसरे स्टेप पर तो आपको यहाँ पे एक चीज़ सुनाई देगी या पढ़ाई देगी, ऑनलाईन दृकश्राव्य चाचणीची पहिली फेरी 16 मार्च 2022 या दिवशी आयोजित केली जाईल। तो 16 मार्च 2022 को अगर होने वाली है तो अभी ये सिर्फ 7 दिन ही बचते हैं। तो इसके लिए फिर कॉल जो करने किए जाने वाले हैं वो 13 और 14 तारीख को शायद कॉल किए जाएंगे। यहाँ पे लिखा होगा शायद, ये देखिए आप देख सकते हो, निवड झालेल्या नोंदणीकृत उमेदवाराला परतीच्या दूरध्वनी आयव्हीआरद्वारे कंपनीकडे उपलब्ध असलेल्या नोंदणीकृत क्रमांकावर 13 मार्च 2022 ते
14 मार्च 2022 या अब यहाँ पे 21 लिखा है इन्होंने, पर ये अगेन 21 नहीं है, ये 22 है, 2022 या कालावधीत केला जाईल। अर्थात अभी जो IVR कॉल किया जा रहा है और 3 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, उसके बाद जब टेस्ट के लिए जो नंबर शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे उनको 13 और 14 तारीख को कॉल किए जाने वाले हैं, मतलब शेड्यूल के हिसाब से। अब हो सकता है जैसे इस बार शेड्यूल के एक दिन पहले ही कॉल किए गए वैसा ही और हो, या ये भी हो सकता है कि कॉल जो अभी के कॉल जो है वैसे 2 दिन जो आने वाले थे 10 और 11 को वो 9 से चालू हो गए, तो हो सकता है 10 को ख़त्म हो जाए 2 दिन के हिसाब से, या हो सकता है 3 दिन तक चले, या ये भी हो सकता है कि उसके बाद भी चले। और 13 मार्च से जो है वो IVR कॉल अगले वाले जो है वो आएंगे, बता रहा है काय के लिए, तो GK टेस्ट में इनवाइट करने के लिए, और फिर GK टेस्ट 16 मार्च को होने वाली है। फटाफट सब चीज़ें हो रही है। तो दोस्तों आई होप आपको पूरी प्रक्रिया समझ में आ गई होगी। आगे अगर आपको कोई भी कॉल आता है, या जैसे अभी अगर आ जाता है सेकेंड दिन यानी कि आज 10 तारीख को, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आप मुझे वो ऑडियो रिकॉर्डिंग ज़रूर भेजिएगा। सिर्फ उसमें मैं प्रश्नों के उत्तर दूंगा, बाकी पूरी प्रोसेस तो इस वीडियो में समझा चुका हूँ, तो उसकी ज़रूरत होगी नहीं। और आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उसकी इस वीडियो में तो मैं डाल ही रहा हूँ उस ऑडियो को, क्योंकि प्रश्न तो मैं बता दिया हूँ, उत्तर भी बता दिया हूँ, पर ऑडियो को ज़रूर बता दूंगा। और साथ ही उसी मतलब क्या बोल सकते हैं तरीके की ऑडियोज इसके बाद में भी उत्तर के साथ अगर आप भेजते हैं या मुझे प्रश्न पता चलते हैं तो उसके भी उत्तर दे दूंगा। और बस आप जो सुनना चाहते थे IVR का रिकॉर्डिंग वो इस वीडियो में तो मैं डाल ही रहा हूँ, साथ ही क्योंकि ये वीडियो लंबी हुई है तो उस पर्टिकुलर सिर्फ ऑडियो को भी मैं एक वीडियो के माध्यम से, सेपरेट वीडियो के माध्यम से भी 2-3 मिनट की ऑडियो है तो उसको कनेक्ट करके जरूर डालने का मेरा प्रयास रहेगा। सोनी मराठी आपलं स्वागत करत आहे। ही आहे कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाची नाव नोंदणी प्रक्रिया। हा संवाद मराठीत सुरू ठेवण्यासाठी एक दाबा। फॉर इंग्लिश कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमासाठी ह्या मोबाईल क्रमांकावरून नोंदणी केली आहे। ह्या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या व्यक्तीशी मला बोलायचं आहे। कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमासाठी नोंदणी केली असेल तर एक दाबा। तुम्ही जर कोण होणार करोडपती आता नोंदणी पूर्ण करण्यासाठी पुढील प्रश्नांची उत्तरे द्या। 23 फेब्रुवारी 2022 रोजीचं पूर्ण वय अंकात नोंदवा। बीप आवाजान तुमचं लिंग सांगा। पुरुष असाल तर एक दाबा, स्त्री असाल तर 2 दाबा। इतर ह्या पूर्वीच्या कोणत्याही पर्वात कोण होणार करोडपती ह्या कार्यक्रमात सहभागी होऊन तुम्ही फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ह्या पायरीपर्यंत पोहोचला आहात का? कोण होणार करोडपती या कार्यक्रमाच्या हिंदी किंवा प्रादेशिक आवृत्तीतील एखाद्या पर्वात हॉट सीट पर्यंत पोहोचला आहात का? हो असेल तर एक दाबा, नाही असेल तर 2 दाबा। आता तुम्हाला सामान्य ज्ञानावर आधारित 3 प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागतील। तुमच्यासाठी पहिला प्रश्न आहे, पुराणांनुसार कोणत्या राजाने नागांच्या पूर्ण विनाशासाठी यज्ञ करविला होता? तुमचं उत्तर जर परीक्षित असेल तर एक दाबा। तुमचं उत्तर जर दिलीप असेल तर 2 दाबा। तुमचं उत्तर जर सुकेतू असेल तर 3 दाबा। तुमचं उत्तर जर जन्मेजय असेल तर 4 दाबा। क्षमस्व, आम्हाला तुमचा प्रतिसाद मिळाला नाही। पुराणांनुसार कोणत्या राजाने नागांच्या पूर्ण विनाशासाठी यज्ञ करविला होता? तुमचं उत्तर जर परीक्षित असेल तर एक दाबा। तुमचं उत्तर जर दिलीप असेल तर 2 दाबा। तुमचं उत्तर जर सुकेतू असेल तर 3 दाबा। तुमचं उत्तर जर जन्मेजय असेल तर 4 दाबा। तुमच्यासाठी दुसरा प्रश्न आहे, खालीलपैकी कोणती खेळाडू पुलेला गोपीचंदची शिष्य आहे? तुमचं उत्तर जर सानिया मिर्झा असेल तर एक दाबा। तुमचं उत्तर जर सायना नेहवाल असेल तर 2 दाबा। तुमचं उत्तर जर दीपिका कुमारी असेल तर 3 दाबा। तुमचं उत्तर जर MC मेरी कॉम असेल तर 4 दाबा। हा तुमच्यासाठीचा शेवटचा प्रश्न आहे। तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर संख्यात्मक असेल। ती संख्या तुम्ही फोनमध्ये टाईप केल्यानंतर तुम्हाला तुमचे उत्तर नक्की करण्यासाठी स्टार किंवा हॅश टाईप करायचं आहे। कोणत्या वर्षी लता मंगेशकर यांना
दादासाहेब फाळके पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. आताच असेल 1958 टाईप करून बघते. धन्यवाद. तुमची पुढच्या फेरीसाठी निवड झाल्यास तुमच्याशी 10 दिवसात संपर्क साधला जाईल. तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा ताकि किसी से गलती ना हो. और चैनल पर अगर आप नए हो तो RDH सर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा. इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.